हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। उसी को हम आज चैप्टर को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले दहन और ज्वाला में हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं। दहन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि दहन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, किस चीज की जरूरत होती है दहन के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आवश्यक शर्तें क्या क्या होती है दहन के लिए, दहन के प्रकार क्या होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट, ये सारे ही क्या है, दहन के प्रकार है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि दहनशील पदार्थ क्या होते हैं और गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। दहनशील पदार्थ जो आग पकड़ लेते हैं और गैर दहनशील पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था कि पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन क्या होता है, यानी कि कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है। तो यहाँ पर कंबशन से रिलेटेड सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली थी, समझ ली थी। फिर उसके बाद हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था कि आग को कैसे नियंत्रित किया जाए, कि यदि कहीं पर भी आग लगती है तो उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसके हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे कि अब अग्निशामक का प्रयोग करके, पानी का प्रयोग करके। फिर हमने इसमें भी अलग अलग चीजें पढ़ी थी कि अलग अलग वस्तुएं जो हैं उनको बुझाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे पेपर या हम कह सकते हैं कि लकड़ी, इनके द्वारा जब आग लगती है या इन वस्तुओं पर जब आग लगती है तो इन्हें बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग कर सकते हैं, पानी द्वारा इन पर नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई बिजली के उपकरण है या कोई तेल से लगी हुई आग है, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, तो उन पर हम जो है पानी का उपयोग नहीं करते, उन पर हम अग्निशामक का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है ये भी बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही फिर हमने पढ़ा कि ज्वलन तापमान क्या होता है, प्रज्वलन तापमान क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, किसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। फिर हम पढ़ रहे थे ज्वाला के बारे में, फिर हमने ज्वाला के बारे में पढ़ा। फिर मोमबत्ती के द्वारा हमने डिस्क्राइब किया कि ज्वाला के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, उनका क्या क्या रंग होता है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, चलिए, तो एक बार इसको आप देख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो फिर लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर ईंधन का इंट्रोडक्शन लिया था, ईंधन के प्रकार पढ़े थे, फिर वहीं पर हमने चैप्टर को एंड किया था। चलिए, तो सबसे पहले ईंधन क्या होते हैं, यानी कि फ्यूल क्या होते हैं, जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊष्मा देते हैं। ठीक, अब ये जो फ्यूल है, ये जो ईंधन है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तेलीय या सॉरी, कुछ जो है हमारे क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि कुछ ठोस फ्यूल होते हैं, कुछ गैसियस यानी कि गैसीय ईंधन होते हैं, कुछ हमारे द्रव ईंधन होते हैं, यानी कि लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। ठीक, ये हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब जो है ठोस ईंधन क्या होते हैं, द्रव ईंधन क्या होते हैं, और गैसीय ईंधन क्या होते हैं, या तरल ईंधन जिन्हें हम कहते हैं, द्रव ईंधनों को, ये क्या होते हैं, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। एक बार बच्चों आप इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये तो आपने समझ लिया होगा कि आप अ, हमारे ठोस ईंधन जैसे कि लकड़ी है, कपूर है, कोयला है। ठीक, तरल ईंधन जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है। उसके अलावा गैसीय ईंधन जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, बायोगैस है, तो ये हमारे क्या है, सारे ही गैसीय ईंधन है। चलिए, तो ईंधन दक्षता की बात भी हमने कर ली थी। हमने क्या कहा था ईंधन दक्षता में, सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा था कि 1 केजी फ्यूल को, यानी कि ईंधन को, 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन पर जितनी ऊष्मा की मात्रा निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, है ना। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, एक कैलोरी मान, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि 1 केजी फ्यूल जब क्या करता है, कंप्लीट कंबशन करता है, कंप्लीट बर्न होता है, या हम कह सकते हैं कंप्लीट कंबशन या पूर्ण दहन करता है, तो उस पर से कितनी ऊष्मा निकलती है, वही क्या डिपेंड, उसी पर क्या आधारित है, उसी पर क्या निर्भर करता है, हमारा कैलोरीफिक वैल्यू निर्भर करती है। ठीक, अब ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसे किलो जूल पर केजी से, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक, अब जिसकी
कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारा अच्छा फ्यूल होगा, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी वो हमारा ज्यादा अच्छा फ्यूल नहीं होगा। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने में जो है 10 जूल एनर्जी निकलती है, ठीक, और 1 kg फ्यूल को बर्न करने में 5 जूल एनर्जी निकलती है। दो फ्यूल है हमारे पास, एक में इतनी एनर्जी, एक में इतनी एनर्जी, ठीक, ये एक में इतनी हीट हमें देखने को मिलती है। तो ज्यादा अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, जिससे ज्यादा हीट एनर्जी हमें देखने को मिल रही है ना, ज्यादा हीट जिससे उत्पन्न हो रही है वो हमारा ज्यादा अच्छा फ्यूल होगा। सिंपल सी बात है। ठीक, तो अगर हम कहें एलपीजी, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या हम कहें जो हमारे काव डंग केक होते हैं यानी कि गोबर के उपले होते हैं, तो या लकड़ी हम ले लें, है ना, लकड़ी हम ले लें या वुड जिसे हम कहते हैं, तो एलपीजी और वुड में से ज्यादा अच्छा फ्यूल कौन सा होगा बच्चों, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा फ्यूल होगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम यहाँ पर एक टेबल देखने वाले हैं जहां पर अलग अलग फ्यूल्स की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू लिखी हुई है। ठीक, तो वहां से आपको पहचानना है कि कौन सा अच्छा फ्यूल है, यानी कौन सा फ्यूल जो है हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, कौन सा नहीं। चलिए, तो यहाँ पर ये टेबल है जहां पर हमें दिख रहा है काव डंग केक यानी कि गोबर के उपले जिन्हें कहा जाता है, उन वो क्या है 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी। ठीक, यानी कि 1 kg में इतना किलो जूल ये एनर्जी यहाँ पर ये निकलता है। ठीक, बात करते हैं लकड़ी की या कोयले की, पेट्रोल की, मिट्टी के तेल की, डीजल की, मीथेन की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि तरलीकृत या हम कह सकते हैं तरलीकृत या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, बायोगैस है और हाइड्रोजन है। तो ये सारे ही क्या है हमारे फ्यूल्स हैं और ये इनकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला कौन सा फ्यूल है, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन क्या हमारा सबसे अधिक कुशल ईंधन है। अगर आप ये तालिका देख रहे हैं तो तालिका के अनुसार हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा कुशल ईंधन है। बाकी बायोगैस ठीक है, एलपीजी भी हमारा अच्छा ईंधन है, सीएनजी भी, मीथेन भी, डीजल भी। अब देखो काव के या हम कह सकते हैं गोबर के उपले जो है वो इतना अच्छा एक फ्यूल नहीं है, फ्यूल है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि यदि आपको कहा जाए कि आपको 1 लीटर पानी को गर्म करना है, बॉईल करना है पूरा, ठीक है, तो आपको 3 ईंधन दिए जाएं तो उनमें से किसका उपयोग आप करना चाहेंगे। अगर आपको जो है एलपीजी दे दिया जाए, फिर आपको लकड़ी दे दी जाए, फिर आपको काव डंग केक दे दिया जाए यानी कि गोबर के उपले दे दिए जाएं, तो ये 3 आपको फ्यूल दे दिए जाएं और कहा जाए कि 1 लीटर पानी को आपको बॉईल करना है जल्द से जल्द। ठीक, तो आप इन तीनों में से कौन सा फ्यूल लेना चाहेंगे और कौन से फ्यूल की मदद से 1 लीटर पानी को जो है आप आसानी से जल्दी गर्म कर पाएंगे बिना ज्यादा पॉल्यूशन के। तो क्या आप किसका उपयोग करेंगे, क्या आप गोबर के उपलों का उपयोग करेंगे, नहीं, क्योंकि गोबर के उपलों का उपयोग करने में बहुत ज्यादा आपको क्या होगा, टाइम लगेगा। दूसरी चीज वहां से इतनी ज्यादा हीट एनर्जी नहीं निकलती। ठीक, इसीलिए आप यहाँ पर इनका उपयोग तो नहीं करेंगे। अगर 3 ऑप्शन ये है, लकड़ी, अब लकड़ी जलाने में आपको टाइम लगेगा, ठीक, लकड़ी जलाने में आपको टाइम लगेगा और लकड़ी से भी इतनी ज्यादा हीट आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, लकड़ी जलाने से क्या होता है, पॉल्यूशन भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, तो ये भी आपका इतना अच्छा फ्यूल नहीं होगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम एलपीजी की, तो आप आसानी से जो है इसको गैस ऑन करके आसानी से आपको क्या करना है, एक एक्सटर्नल हीट देनी यानी कि बाहर से कोई हीट देनी है जिसकी मदद से एलपीजी जो है बर्न होगी। ठीक, और आप आसानी से 1 लीटर क्या बहुत सारा पानी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हीट निकलती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इन दोनों के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, आप देंगे एलपीजी को। तो एलपीजी क्या है, इन तीनों में से अच्छा फ्यूल है। ठीक, तो वही हम यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू में पढ़ते हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है वो क्या है, एक अच्छा फ्यूल है, या हम कह सकते हैं एक कुशल ईंधन है। तो यहाँ पर ये सारणी या टेबल यहाँ पर ये बनी हुई है। तो इस टेबल में आप ये जो ये टेबल है ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में, और समझ के आप नोट कर लीजिए कि कौन सा फ्यूल अच्छा है, कौन सा फ्यूल इतना कुशल ईंधन नहीं है। बाकी फ्यूल तो सारे ही हैं, काम सारे ही करते हैं, ऊष्मा सारे ही उत्पन्न करते हैं।
लेकिन बात यह है कौन ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करता है, उससे हमारा ज्यादा फायदा है। सब 1-1 किलो जल रहे हैं ना, अब सब 1-1 किलो, यानी कि 1 किलो हाइड्रोजन, 1 किलो बायोगैस, 1 किलो एलपीजी, 1 किलो पेट्रोल, यानी कि सारे क्या है 1 kg जलने पर देखो इतनी ये इनकी इतनी ये जो है हीट देते हैं। ठीक, चलिए तो ये टेबल आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ईंधन दक्षता क्या होती है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। तो कौन से फ्यूल को आपको प्रेफरेंस देनी है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, कौन सा एक कुशल ईंधन होता है और कौन सा कुशल ईंधन नहीं होता। अब जब भी आपको पूछ लिया जाए कि कुशल ईंधन कौन सा है, उसके क्या गुण है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि कुशल ईंधन क्या है, एक तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो, है ना, जो ज्यादा ऊष्मा देता हो, तो वो एक कुशल ईंधन है। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, हाइड्रोजन, ये सारे क्या इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, यानी कि ये सारे ही क्या एक कुशल ईंधन है। दूसरी चीज, इनको बर्न करने में पॉल्यूशन नहीं होती। एक कुशल ईंधन वही होता है जिसको जब हम बर्न करते हैं या जिसका दहन किया जाता है ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होती। ठीक, और एक अच्छा फ्यूल और क्या हो सकता है, एक अच्छे ईंधन के गुण, जिसको जो है हम एक जो है अच्छे प्राइस पे खरीद सकते हैं, है ना, जो ज्यादा ना महंगा हो, तो वो भी हमारा क्या एक कुशल ईंधन है। और जो इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो, यानी कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके और किसी जगह से किसी जगह आसानी से ला सके, यानी कि जिसे आसानी से ले जाया जा सके और कहीं से लाया जा सके, तो वो भी क्या होगा एक प्रकार से हमारा एक कुशल ईंधन ही तो होगा। तो ये सारे गुण क्या है एक कुशल ईंधन के गुण होते हैं बच्चों। ठीक, चलिए बाकी आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव क्या है। अब ईंधन जलाने के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं, क्योंकि जब हम ईंधन जलाते हैं तो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस या हम कह सकते हैं कि हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। अब ये जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं थोड़ा 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 करके हमारे पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं, जिससे क्या है ग्लेशियर्स पिघलते हैं ना, ऊपर की तरफ क्या होती है हीट बढ़ जाती है, जिससे कि क्या होता है ग्लेशियर्स हमारे पिघलते हैं, तो जिससे जो तलीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होती है बाढ़ वगैरह आने की आशंका बढ़ जाती है। और भी कई चीजें होती हैं, जो हमारी ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट हो रही है धीरे धीरे, किसकी वजह से पॉल्यूशन की वजह से। ठीक, तो ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव में से एक हानिकारक प्रभाव तो ये है कि इससे क्या होती है ईंधन जलाने से बहुत सारे ईंधन ऐसे हैं जिनसे क्या होती हैं बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, और वो गैसेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए और हर चीज के लिए। ठीक, चलिए तो एक एक करके यहाँ पर हम रीड करेंगे कौन कौन से हमारे हानिकारक प्रभाव है। सबसे पहले, लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन हवा में राख और बिना जले हुए महीन कार्बन कण छोड़ते हैं। अब ये क्या छोड़ते हैं देखो, हवा में राख और बिना जले हुए महीन कार्बन कण, बिना जले हुए महीन कार्बन कण यानी कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। हो सकता है जब हम सांस लेते हैं, अगर हमने कोई फ्यूल जलाया, ठीक, उसमें क्या है कार्बन पार्टिकल्स हैं, लेकिन कैसे कार्बन पार्टिकल्स है जो अनबर्न्ड है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं जले हुए, अधूरे जले हुए या बिना जले हुए हैं। ठीक है, तो वो कार्बन पार्टिकल्स अगर हमारे क्या है हवा में मौजूद है, तो जब हम सांस लेते हैं बच्चों, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे अंदर जाते हैं, जिससे वो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर क्या करते हैं डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी श्वास जैसी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि अस्थमा है। ठीक, चलिए, कण छोड़ते हैं जो अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इन महीन कणों को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है, एसपीएम। अब इन पर ये जो कण है हमारे महीन कण, यानी कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल कण, स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स ये होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि एसपीएम इन्हें कहा जाता है। अब इनसे क्या हो रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों का कारण ये बन सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ईंधन जैसे कोयला, गैसोलीन और अन्य जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवाश्म ईंधन आप समझते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो मृत जीवों के या मृत वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जीवाश्म ईंधन पर कहते हैं बच्चों। ठीक, चलिए, कि अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड का। मोनोऑक्साइड यानी कि एक ऑक्सीजन,
कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिंपल अगर लिखा हुआ है तो आपको क्या समझ जाना है, कार्बन 2 ऑक्सीजन है तो डाई आता है, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई आता है, और 1 ऑक्सीजन है तो क्या आएगा, मोनो आता है। ठीक, 2 ऑक्सीजन है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हम आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है तो इसे क्या कहा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन और 1 ऑक्सीजन है तो एक के लिए क्या यूज करते हैं, मोनो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, CO। चलिए, सिंपल। अच्छा, गैसोलीन या अन्य जीवाश्म ईंधन, जो कि हमने कहा बच्चों फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो मृत जीवों के, और हम कह सकते हैं कि मृत वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं। ठीक, गैस निकलती है जो बहुत जहरीली होती है, यानी कि पॉइजनस गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उस कमरे में सो रहे लोगों की जान ले सकती है जहां कोयला जल रहा हो। ठीक है, तो यानी कि इससे बहुत सारे, हर हमने बहुत सारी चीजें सुनी है कि जब सर्दियां होती हैं तो लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, और उसे क्या करते हैं, अपने कमरों में ले आते हैं, यानी कि जो ठंडे इलाके होते हैं जहां पर बर्फ पड़ती है या बहुत ज्यादा ठंड होती है, ऐसे इलाके होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में आग जलाते हैं। ठीक है, अब कोयले की आग जलाते हैं, लकड़ी की आग जलाते हैं, और उस आग को क्या करते हैं, अपने कमरे में ले आते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद करके वहीं सो जाते हैं। तो उस जब वो जल रहा है कोयला, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निकलेगी तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। अगर आपने खिड़की दरवाजे बंद किए हैं तो ऑक्सीजन भी अंदर नहीं आ पा रही है, जिस वजह से आप क्या करेंगे, उसे सांस लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में, धीरे धीरे आपका दम घुट जाएगा और मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि जलती हुई अगर हमारे पास क्या, अगर हम आग जला रहे हैं तो उसको अंदर लेके आते हैं, लेकिन खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि वेंटिलेशन यानी कि हवा प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक, और जो गैस है वो भी बाहर जानी चाहिए। तो वेंटिलेशन के लिए हमेशा हमें खुला रखना है, तो हम आग का उपयोग कर सकते हैं, अपने घर के अंदर ला सकते हैं। लेकिन अगर वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है तो हमें ये चीजें अवॉइड ही करनी चाहिए। ठीक, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो बहुत ही जहरीली होती है, बहुत पॉइजनस होती है, और यहाँ तक कि उन लोगों की मृत्यु तक हो जाती है जो इसे अपने कमरे में रखते हैं और वहां पर अगर कोई वेंटिलेशन नहीं है तो। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे मृत्यु हो सकती है बच्चों, अब हम सांस ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही तो है, एक गैस ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, है ना। अब वो पढ़ते हैं कि गैस क्या कर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त में, यानी कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अभी तो क्या होता था, हम ऑक्सीजन लेते थे, हमारे ब्लड में जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, यानी कि सांस ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल कर रहे हैं तो वो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, रक्त में क्या होता है बच्चों, HB यानी कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और इसे ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ बना देती है। अब जो ऑक्सीजन है, अब ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ना, ऑक्सीजन ले जाता है, हार्ट में पंप होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर छोड़ते हैं, इस वजह से हमारी जो है ये लाइफ चल रही है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, लेकिन ये क्या करता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वहां पर ही बाधाएं उत्पन्न कर देता है। ठीक, ठीक, तो ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती है, और इसे ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ बना देती है। अब ये ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाता, ये ईंधन बिना जले हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं। अब ये ईंधन जो है बिना जले हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं, जिनमें से कई कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक यानी कि कार्सिनोजेनिक या कार्सिनोजेनिसिटी किसे कहा जाता है, आप क्लास 11th में, क्लास 9th में, 10th में आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे ये कैंसर का कारण करती हैं। ठीक है, कार्सिनोजेनिक जो चीजें होती है उनसे क्या होता है, कैंसर होता है, कैंसर कॉजिंग होती है। ठीक, होते हैं और गंभीर स्वास्थ्य का खतरा पैदा करते हैं। तो आपने देख लिया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कितनी ज्यादा पॉइजनस गैस है, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। ठीक, पहले तो ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहली चीज तो हमारे एनवायरमेंट को भी खराब कर रही है। ठीक, दूसरी चीज हमें क्या कर रही है, हमारे ब्लड में मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। ठीक, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, अब ये ईंधन जो है बिना जले हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं। ये जो कोयला है या हमारे गैसोलीन है और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं,
हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं, जिससे कि कार्सिनोजेनिक पैदा होते हैं, जो क्या करते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं और भी गंभीर स्वास्थ्य की बीमारियां होती हैं बच्चों, पैदा करते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा हानिकारक प्रभाव होते हैं हमारे ईंधनों के, सबके भी नहीं लेकिन बहुत सारों के। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग तभी करना चाहिए जब हमें इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। ठीक, अब एक तो ये पॉल्यूशन फैलाते हैं, इसीलिए भी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि ये क्या है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लिमिटेड, यानी कि सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। और जब ये सीमित मात्रा में, तो हमें इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी तो हमें ये सारी चीजें छोड़नी है, क्योंकि इन्हें बनने में 200 से 300 मिलियन वर्ष लगते हैं। इसीलिए बच्चों हमें इनका ज्यादा उपयोग नहीं करना है, आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना है और अवॉइड ही करना है इनका ज्यादा उपयोग करना। ठीक, चलिए, तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और पॉइंट्स भी पढ़ेंगे इसके। चलिए, तो 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों कि दहन के दौरान दौरान अधिकांश ईंधनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ज्यादातर ईंधन जो जलते हैं वो क्या क्या पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उनसे। ठीक, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में असंतुलन पैदा कर रही है। ठीक है, अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो असंतुलन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक, वनों की कटाई से भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है ना, यानी कि डिफॉरेस्टेशन जब हो रहा है, या हम कह रहे हैं कि जो जंगल है उनकी कटाई जब हो रही है, तो इससे भी ये स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि जब पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, कोई पेड़ है तो वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, हम कहते हैं कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्या सिर्फ इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, सांस लेके तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए हमारे वायुमंडल में, है ना। अभी तक तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हो जानी चाहिए थी कि कोई भी जीव बचता ही नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अभी अभी तक क्या है, संतुलन बना हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक तो ऐसा था, जबकि पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और भी जो भी हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो पेड़ का एक और फायदा है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वैसे ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। आपने बायोलॉजी में ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक, तो अगर पेड़ ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा भी है, तो हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जितने भी पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, तो हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड सारा पेड़ ले लेंगे। ठीक, लेकिन बच्चों जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, क्योंकि पेड़ उसको इनहेल नहीं कर रहा, पेड़ उसको नहीं ले रहा अपना भोजन बनाने के लिए, या जिस भी चीज के लिए पेड़ इसे लेते हैं गैस को। ठीक, चलो, तो अब ना पेड़ इसे इनहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। अब दूसरी चीज, जब पेड़ ही नहीं है तो जब वो CO2 नहीं ले रहा तो वो O2 भी कैसे देगा, ऑक्सीजन भी कहाँ से आएगी, नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन की स्तर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, अपने आप ही। तो एक पेड़ पे कितनी चीजें डिपेंड करती है आप देख सकते हैं, यानी कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ये लाइफ है वो किससे कनेक्टेड है, पूरी तरीके से। ये जो पेड़ हैं पौधे हैं इनसे पूरी तरीके से कनेक्टेड है बच्चों। ठीक, चलो, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट आया है कि वनों की कटाई से भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। कैसी स्थिति पैदा हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, हमें तो ऑक्सीजन मिल ही रही है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए पेड़ों की संख्या कम हो रही है, अब वो उसको अवशोषित नहीं कर पा रहा है क्योंकि पेड़ों की संख्या कम है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब इससे क्या हो रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब देखो, तो ये 3 चीजें फिर आपस में रिलेट करती हैं। कौन सी 3 चीजें, देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है बच्चों, ये साइन होता है इंक्रीज का। कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम साइंस में, या हम कह सकते हैं केमिस्ट्री में, हम इस तरीके से दिखाते हैं इसको, हाँ चलो ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, चलो,
तो आप समझने के लिए थोड़ा पूरा इंक्रीज ना लिखने की बजाय आप इतना लिख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होती है तो इससे क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने से क्या होता है बच्चों, जो ये हमारा वायुमंडल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, जो वायुमंडल है जहां हम रह रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये वायुमंडल का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ही तो इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स का पानी क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। ग्लेशियर्स की जो बर्फ है वो क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि तापमान बढ़ रहा है वायुमंडल का। तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। ठीक, अब ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या होता है कि जो हमारे समुद्र है, सी है, ओशियन है, ठीक है, उनका स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। अगर सी लेवल पहले यहाँ था तो अब यहाँ चला जाता है। ठीक, तो सी लेवल के बढ़ने से क्या होता है, अब जब सी लेवल बढ़ेगा उससे क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक, वहां पर बाढ़ आने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि वहां पर फ्लड यानी कि बाढ़ आने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने से इतनी चीजें हो रही हैं जो हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रही हैं। ठीक, तो हमें बच्चों क्या करना है, इसके लिए सिंपल सी चीज, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को कटने से रोकना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है। सिंपल, बस पेड़ लगाने से ही हमारा एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा सही चीजें होने लग जाएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप कम हो जाएगी, टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल में आ जाएगा, ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे, फ्लड जैसी आशंकाएं नहीं होंगी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, कोयला और डीजल के जलने से। अब कोयला और डीजल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हम उपयोग करते हैं डीजल को, तो बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जितने भी हमारे क्या है, भारी मोटर वाहन है या हैवी मोटर्स है, जो भी हमारी हैवी व्हीकल्स, जितने भी हमारे ट्रक है, तो इन सबको जलाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक, अब इनसे जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो संक्षारक प्रकृति की होती है, नाक और गले में वायु मार्ग में जाकर जलन पैदा करती है, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, घरघराहट और छाती के आसपास जकड़न की भावना भी होती है। ठीक, यानी कि इससे बहुत सारी हमारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अगला, पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। अब पेट्रोल इंजन जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को छोड़ते हैं। अब ये सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी में घुलकर, देखो अगर बारिश हो रही है, बारिश के पानी में, ये देखो अगर इस प्रकार से बारिश का पानी है, ठीक, उसमें जो है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर मिल जाएंगे तो वो घुल करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, अम्ल बनाते हैं। ठीक, अभी बारिश के पानी में मिलेंगे तो अम्ल वर्षा होगी। अब अम्ल के साथ मिलकर के क्या होगी, पानी है तो क्या होगी, अम्ल वर्षा होगी। अब अम्ल वर्षा से हमारी जो है सॉयल जो है वो एसिडिक हो जाती है। अब अम्ल वर्षा होगी, सॉइल के ऊपर गिरेगी, मिट्टी के ऊपर गिरेगी, तो हमारी मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाएगी। ठीक, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो हमारी फसल है उनके ऊपर गिरेगी। इसके अलावा जो भी हमारी क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक, उनके ऊपर भी ये गिरती है, जिन्हें क्या करती है, धीरे धीरे खराब करती है बच्चों। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट। अब इसके बाद और क्या क्या पॉइंट होते हैं ईंधन के जलाने से जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या जो हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। उम्मीद है आपको आज समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।